गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हम आज सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे फर्स्ट बिंदु है कि व्हाट इज़ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। हिंदी में जैसे आनुवंशिकी कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। तो बहुत सरल शब्दों में अगर हम इसको देखें तो सजीवों में जो विभिन्न लक्षण होते हैं उनका माता पिता से उनकी संतानों तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो ही आनुवंशिकी कहलाती है। मतलब जीव होते हैं और इन जीवों में जो लक्षण होते हैं वो उनके माता पिता से उनकी संतानों में कैसे जाते हैं, कौन ले जाता है, वो प्रक्रिया कैसी होती है, उसका एक जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसे हम वो जो साइंटिफिक स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाती है उसे हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। ओके, एक्चुअल में जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है और आपका एक पूरा पेपर है। और इस पेपर में आपको दो वर्ड जो मैं भी बताने जा रहा हूँ उन्हीं का ब्रॉडली अध्ययन करना पड़ता है। पूरी जेनेटिक्स का जो बेस है उस बेस में ये दो वर्ड्स हैं, दो मेन टर्मिनोलॉजी है। पहली, जेनेटिक्स में हम वंशागति का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं। और दूसरा, जेनेटिक्स में हम वेरिएशन या विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है। जेनेटिक्स जो है वो उसमें हम किन दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो वंशागति यानी कि हेरिडिटी और दूसरा विभिन्नता या वेरिएशन। ठीक है, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये वंशागति क्या होती है। ठीक है, कैसे होती है वंशागति, को कौन करता है, इन सारी बातों को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और तो उसको हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के रूप में कि वंशागति का मतलब होता है कि एक पीढ़ी के लक्षण यानी माता पिता के लक्षणों का अगली पीढ़ी में जाना यानी कि उनकी संतानों में जाना है ना। एक पीढ़ी के लक्षणों का अगली पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम हेरिडिटी या वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब ये हेरिडिटी कैसे होती है, कौन करता है, इसी चीज़ का अध्ययन हम इस विषय में करते हैं। तो बहुत पहले आरंभ में जब विज्ञान का कोई विशेष नॉलेज नहीं था, स्पेशली शरीर विज्ञान के अंदर कोशिका वगैरह किसी का भी कोई नॉलेज नहीं था, उस समय जो आरंभिक वैज्ञानिक दार्शनिक अरस्तु, हिप्पोक्रेटस वगैरह जो थे, भारत में चरक वगैरह जो थे, उन लोगों का मानना था कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उनके बॉडी का टेम्परेचर और उनके अंदर जो जननिक पदार्थ जैसे वीर्य है, मासिक धर्म का रक्त वगैरह है, इन सब का रोल होता है जेनेटिक्स में, वंशागति में, ऐसा मानना था, जो कि आज एक हिस्टोरिकल ही बात रह गई है, इसका कोई महत्व नहीं रहा। सबसे पहले जेनेटिक्स को एक वैज्ञानिक आधार देने का कार्य मेंडल ने प्रदान किया, इसलिए मेंडल को हम आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि एक पादरी थे, उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर जो पाइशम सैटाइवम है उस पर उन्होंने संकरण के प्रयोग किए और उसमें सांख्यिकी का उपयोग किया। फिर मेंडल ने अपने कुछ नियम दिए, है ना, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, है ना। तो इन सभी बातों को एक ब्रॉड वे में बताने का काम, वंशागति के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का काम मेंडल ने किया। ठीक है, मेंडल के बाद में फिर डार्विन का, मेंडल ने जो भी नियम दिए थे उनको उस समय एट ए मोमेंट कोई प्रसिद्धि नहीं मिली और उस समय डार्विन का थोड़ा विशेष चल रहा था, तो डार्विन का पेंजिनवाद आया, फिर हिंगो डी ब्रिज का जर्म प्लाज्म थ्योरी आई। तो ये सारी बातें वंशागति कैसे होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आने लगी। फाइनली हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखें तो आज के समय में जेनेटिक्स में वंशागति कैसे होती है इसको अगर हम देखें तो वंशागति जो होती है, पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में कैसे आते हैं, तो उसमें जो मेन रोल रहता है वो जर्म सेल का रहता है। ठीक है, कैसे होती है वंशागति, जनन कोशिकाओं द्वारा, जर्म सेल के द्वारा, जिसे गैमीट्स कहते हैं, युग्मक भी कहते हैं। ठीक है, यानी मादा में फीमेल गैमीट्स ओवम बनेगा, नर के अंदर मेल गैमीट्स स्पर्म बनेंगे। तो ये जो स्पर्म और जो ओवम होते हैं वो ही रोल प्ले करते हैं। अब ये जो स्पर्म और ओवम जो सेल है, इन सेल के अंदर भी कौन होता है जेनेटिक मटेरियल को आगे ले जाने वाला या वंशागति करने वाला, तो पता चला वो मटेरियल न्यूक्लियस में होता है। आज के अध्ययन के अकॉर्डिंग कि जेनेटिक्स में जो वंशागति होती है वो जर्म सेल करती है, यानी कि शुक्राणु अंडाणु, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और उन न्यूक्लियस के अंदर भी देखें तो होता है क्रोमोजोम, गुणसूत्र, जो कि वंशागति के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और गुणसूत्र के अंदर फिर
और ज़्यादा आगे जा कर के डिस्कवरी हुई और पता लगा कि एक और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे कहते हैं डीएनए, जो कि वंशागति करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और बाद में जा कर के पता लगा कि डीएनए में भी एक विशेष प्रकार के पार्ट्स होते हैं जिसे जीन कहते हैं, और वो जीन जो होते हैं वो एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज अगर हम जो जानते हैं कि वंशागति कैसे होती है, तो जर्म सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होंगे और क्रोमोजोम में डीएनए होगा और डीएनए में जीन एक डीएनए का पार्ट होता है जो किसी लक्षण विशेष को निर्धारित करता है, ठीक है, किसी प्रोटीन विशेष को बनाता है। तो ये हो गई वंशागति। वंशागति कैसे होती है इस बात को हमने समझा। दूसरा पॉइंट जो जेनेटिक्स में डिस्कस किया जाता है, जिसका हमें डिटेल अध्ययन करना पड़ता है, वो होती है विभिन्नताएं, वेरिएशन। क्योंकि वेरिएशन का मतलब होता है कि कोई भी दो संतानें पूरी तरीके से समान नहीं हो सकती और न वो अपने माता पिता से पूरी तरीके से समान हो सकती है। यानी कि चाहे वो जुड़वा भी मतलब ब्रदर क्यों नहीं हो, जुड़वा भाई बहन क्यों नहीं हो, फिर भी वो पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते और न ही अपने माता पिता के समान हो सकते। उनमें कुछ न कुछ तो अंतर होता ही है। और कुछ अंतर ऐसे होते हैं जो उनकी एनाटॉमी से रिलेटेड होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनमें ये अंतर होता ही होता है। तो ये जो अंतर होता है ना, एक ही माता पिता की दो संतानों में अंतर प्लस उन माता पिताओं से जो उनमें जो डिफरेंस होते हैं, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। तो ये वेरिएशन क्यों आता है और इस वेरिएशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इस चीज़ को भी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये वेरिएशन क्यों आता है, तो जैसे यूँ तो देखा जाए तो भाई जो संतान होती है उसमें जो नए लक्षण आ रहे हैं उसमें रोल जो होता है वो स्पर्म और ओवम का होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का। तो इस हिसाब से देखें तो आधे लक्षण तो माता से प्राप्त हुए, आधे लक्षण पिता से प्राप्त हुए, तो फिर जो भी संतान बनेगी इसमें आधे आधे लक्षण दोनों के आने चाहिए। आधे लक्षण पिता के होने चाहिए, आधे लक्षण माता के होने चाहिए। यानी वो जो संतान है वो आधे रूप में माता के समान होनी चाहिए, आधे रूप में पिता के समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल जब ये गैमेट्स बनते हैं उस समय एक डिवीजन होता है सेल का, और वो होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे युग्मक जनन की प्रक्रिया कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। उस अर्धसूत्री विभाजन की जो फर्स्ट फेज होती है, जिसे मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं, उसमें एक प्रोफेज फर्स्ट होती है और उसकी एक उप अवस्था होती है सब फेज, जिसे पैकाइटिन बोलते हैं। ये सारी बातें हम आगे दूसरे जो चैप्टर आएंगे उसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के रूप में, तो उस पैकाइटिन जो उप अवस्था होती है, सब फेज होती है, उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय या जीन एक्सचेंज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, उस होमोलोगस क्रोमोजोम के मध्य में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसलिए जो भी जर्म सेल के थ्रू क्रोमोजोम संतान में जा रहे हैं, उन क्रोमोजोम में मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाने की वजह से लक्षण जो होते हैं वो काफ़ी वेरिएशन ले लेते हैं। क्योंकि जो लक्षण माता से आ रहे हैं, उस माता से अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो भी उसको उसकी माता और पिता से प्राप्त होंगे। एक गुणसूत्र, जो मान लो गुणसूत्र नंबर 3 की बात करें, तो गुणसूत्र नंबर जो 3 होगा वो 2 होंगे, है ना, डिप्लॉइड सेल में, द्विगुणित कोशिका में। एक उसको उसकी माता से मिला होगा, एक उसको उसकी पिता से मिला होगा। तो इन दोनों गुणसूत्रों को, जो 3 नंबर के गुणसूत्र हैं जो कि एक दूसरे के साथ में हैं, तो इनको होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। इन होमोलोगस क्रोमोजोम में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आता है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से विभिन्नताएं आती है। तो जेनेटिक्स में हम इन दो चीज़ों का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, एक तो हेरिडिटी का, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा वेरिएशन का। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेरिएशन। अब ये जो विभिन्नताएं हैं वो इतना महत्व क्यों रखती है, तो विभिन्नताओं का महत्व ये होता है कि हम जानते हैं कि इवोल्यूशन के बाद आज भी, मतलब इवोल्यूशन तो हो ही रहा है, तो समय दर समय प्रकृति जो होती है, एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, टेम्परेचर वगैरह सब, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती रहती है, आवश्यकताएं बदलती रहती है। तो इन आवश्यकताओं के बदलने के साथ उस जीव को बदले हुए पर्यावरण में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को एडप्ट करने के लिए, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए जो नवीन आवश्यकताएं होती हैं, और वो जो नवीन आवश्यकता होती है वो वेरिएशन के थ्रू प्राप्त होती है।
अगर किसी जीव में वेरिएशन नहीं हो पा रहा है तो वो नई आवश्यकताएं, नए इन्वायरमेंट, नए पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाता, अनुकूलित नहीं कर पाता, और ऐसे में उसका अस्तित्व और उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी उसका अस्तित्व बरकरार नहीं रह सकता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है वेरिएशन का कि अपने आप को तात्कालिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूल बनाने के लिए वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, हम जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इतना काफ़ी है, आगे हम इसमें और डिस्कस पर्टिकुलर टॉपिक में करेंगे। वर्तमान समय में जो ह्यूमन जेनेटिक्स है आज के ज़माने में वो काफ़ी ब्रॉड रूप में आ चुकी है, काफ़ी विस्तृत रूप में आ चुकी है, और उसमें कई ओवरलैपिंग फील्ड्स आ चुके हैं, कई ओवरलैपिंग फील्ड्स हैं, जिसमें हम कौन कौन से फील्ड को इंक्लूड कर सकते हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आजकल के जेनेटिक्स में क्लासिकल और एक फॉर्मल जेनेटिक्स होती है। क्लासिकल या फॉर्मल जेनेटिक्स जिसमें वो जो भी मैंने दो बातें बताई थी, वंशागति और विभिन्नता, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दूसरी है क्लिनिकल जेनेटिक्स। क्लिनिकल जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनका डायग्नोसिस करना, उनका ट्रीटमेंट करना, जेनेटिक डिजीज़ का है ना समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, वो क्लिनिकल जेनेटिक्स होती है। इसके बाद एक होती है जेनेटिक काउंसलिंग। ये भी जेनेटिक्स का एक पार्ट है, जेनेटिक काउंसलिंग। इसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसके संबंध में एक काउंसलिंग की जाती है, किस तरीके से उनको रिस्क असेसमेंट किया जा सकता है, कैसे उसका मतलब निदान किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। एक जैसे कैंसर जेनेटिक्स है ना। इसके बाद में साइटोजेनेटिक्स, ये भी एक अच्छा विषय है जो बीएससी और एमएससी में पढ़ाया जाता है, साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोजेनेटिक्स में क्रोमोजोम और जीन, डीएनए, न्यूक्लियस, सेल, इन सारी बातों को एक दूसरे के साथ रिलेशन स्थापित करते हुए ब्रॉडली अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है एक बायोकेमिकल जेनेटिक्स, जिसमें जो जेनेटिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल मटेरियल होता है उसकी बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन और एंजाइम होते हैं इन सभी का बायोकेमिकल स्टडी की जाती है। इसके बाद में फार्मेकोजेनेटिक्स। फार्मेकोजेनेटिक्स में जो जेनेटिक्स जो होती है इसमें हम विभिन्न जो दवाइयाँ जो होती है उनका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, उससे संबंधित डिसऑर्डर क्या है, इन सारी बातों का, उनकी रिएक्शन वगैरह क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। फिर आती है मोलेकुलर जेनेटिक्स। मोलेकुलर जेनेटिक्स में मतलब ये सब जो मोलेक्यूल्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, इनका अध्ययन होता है। इम्यूनोलॉजिकली जो एंटीबॉडी वगैरह बनती है उनका अध्ययन होता है। ठीक है, इसके बाद में बिहेवियरल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, डेवलपमेंट जेनेटिक्स, ऐसे कई सारी और ब्रांचेस भी आज के ज़माने में आ चुकी है। इको जेनेटिक्स, पर्यावरण के साथ जेनेटिक्स का क्या संबंध है। फॉरेंसिक जेनेटिक्स है ना, कि फॉरेंसिक मामले में जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करती है, यानी लीगल मैटर में है ना, पुलिस की जो जांच पड़ताल होती है उसमें क्या जेनेटिक्स का रोल रहता है। तो इस तरीके से आज के ज़माने में जेनेटिक्स जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड स्तर पे आ चुकी है, और जेनेटिक्स का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो चेंज हो चुका है, और जिसे हम जीनोमिक्स बोलते हैं। जीनोमिक्स, पूरा जेनेटिक्स जो होता है वो काफ़ी बड़े परिप्रेक्ष्य में आ चुका है, ब्रॉड एस्पेक्ट में आ चुका है, और जिसे हम आजकल जीनोमिक्स बोलते हैं। जीनोमिक्स में मतलब क्या होता है, जीन का, जेनेटिक्स का, इनहेरिटेंस मतलब वंशागति का, मोलिकुलर बायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, बायोलॉजिकल स्टैटिक्स का, इन सब का एक मतलब सम्मिलित अध्ययन किया जाता है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन स्थापित करते हुए, ताकि इन सब के नॉलेज के आधार पर जेनेटिक्स को और ज़्यादा परिष्कृत रूप में पेश किया जा सके। तो जीनोमिक्स जेनेटिक्स का एक ब्रॉड रूप है जिसमें जीन, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, क्रोमोजोम, डीएनए, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिक्स, स्पेशली बायोलॉजिकल स्टैटिक्स, इन सब का अध्ययन किया जाता है ब्रॉड वे में, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन में। प्लस वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जो स्पेशली है ना, जो आजकल की जो तकनीकियां हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उन तकनीकों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है अध्ययन करने के लिए। प्लस मैथमेटिक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि जेनेटिक्स का एनालिसिस करने के लिए। तो आज जो है वो जेनेटिक्स काफ़ी ब्रॉड एस्पेक्ट में आ चुका है। तो ये एक जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज़ द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स क्या होती है, ये सारी बातें आज यहाँ क्लियर हो गई। अब हम अगले वीडियो में जेनेटिक्स की ब्रीफ हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।